27 सितंबर 2024 इंडियन स्टॉक मार्केट हिट करता है अपना ऑल टाइम हाई। निफ्टी 26,270 के लेवल को क्रॉस करता है। वही सेंसेक्स 85,980 के लेवल को टच करता है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट की बात चल रही थी। किसी को भी बिल्कुल भी ये अंदेशा नहीं था कि उस दिन के बाद से मार्केट सीधा यूटर्न मारने वाला है। और आज 24 जनवरी 2025 लगभग 4 महीने बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होते हुए लगभग 12% से ज़्यादा करेक्शन के बाद निफ्टी आज 23,100 के लेवल पर खड़ा है। वही सेंसेक्स भी मोर देन 12% से फॉल होने के बाद 76,190 के लेवल पर खड़ा है। और अब हर रोज़ ये सुनने को मिल रहा है न्यूज़ में कि मार्केट में हर रोज़ इन्वेस्टर्स लगभग 5 से 7 लाख करोड़ का लॉस झेल रहे हैं। पिछले 4 महीने से लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के फॉल होने के पीछे एफआई की सेलिंग सबसे बड़ा रीज़न है। और हम लोग एफआई के सेलिंग का डेटा देखिए तो मंथली हमें देखने को मिलेगा अक्टूबर 2024 में एफआई ने लगभग 1,14,000 करोड़ का सेलिंग किया था। उसके बाद नवंबर में उन्हें लगभग 46,000 करोड़ का सेल ऑफ किया था और दिसंबर में ही 17,000 करोड़ के आसपास का था। और जनवरी जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब तक 23 जनवरी के डेटा के हिसाब से एफआई ने लगभग 66,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी डेटा बताया ये एफआई की कैश पोजीशन का डेटा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैसे गिरते हुए मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कर सकते हैं या फिर आप कैसे अपने जो लॉसेस उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये कि क्या हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल होता रहे तो हम अपने लॉस को होने से नहीं रोक सकते जब तक हम अपनी पोजीशन को कट ना करें। पर दोस्तों, हमारा तो प्लान ये था कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा है तो आप अपने पोजीशन को कट नहीं करना चाहते होंगे। तो ऐसे में फिर हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है और मार्केट करेक्ट होता जा रहा है तो मैं आपको बोलूँगा ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि मार्केट जितना हो सके उतना फॉलो होता रहे, जिससे आपको और ज़्यादा लोअर इन्वेस्टमेंट पे आपको स्टॉक्स के या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलेंगे, जिससे आपकी एवरेज बाइंग जो है वो लो हो जाएगी, जिससे आपका लॉस तो कम नहीं होगा। पर मार्केट जब भी यू टर्न लेगा, यानी कि मार्केट जब इंक्रीज होना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा, तो फिर आपका जो एवरेजिंग बाइंग वैल्यू होगी वो कम हो चुकी होगी, जिससे जब मार्केट वापस रैली करना शुरू करेगा तो आपका पोर्टफोलियो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी ग्रीन होगा जिन्होंने एवरेजिंग नहीं की होगी, जिन्होंने गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। अगर दोस्तों अभी मैंने आपको जो भी बताया अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है सभी तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट टूल्स के लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स का लेते हुए बताया है। तो चलिए ज़रा एग्जाम्पल को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, जरा हम समझते हैं कि आखिर एवरेजिंग किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड के अंदर, और वहाँ पे हमारी एवरेजिंग किस तरह से देखने को मिलेगी हम उसको समझ रहे हैं। सिमिलरली हमारा जो एवरेजिंग होता है वो अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से काम करती है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम स्टॉक्स के लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। तो चलिए ज़रा हम यहाँ समझते हैं कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें एवरेजिंग का बेनिफिट कैसे देखने को मिलता है, वहाँ पे जो एवरेजिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाया है। मान लीजिए एक पर्सन है, इसका नाम है सैम, और एक दूसरा पर्सन जिसका नाम है राजू। यहाँ पे 2 लोग हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये SBI के किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो किसी भी स्कीम हो सकता है, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, हमारे कॉन्ट्रा फंड, बहुत सारे स्कीम होते हैं। मान लीजिए उसने SBI की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहाँ पे राजू ने भी सिमिलरली वही करा है। अब सैम को समझते हैं। सैम क्या करता है, 1 जनवरी 2024 को जब यूनिट प्राइस 50 रुपये की थी तो वहाँ पे ये 100 यूनिट बाय करता है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 5,000। मतलब इसने 50 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट इसने परचेज करा, तो टोटल मतलब खर्चा कितना करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देता है ये। अगले महीने 1 फरवरी 2024 को जब यूनिट प्राइस हो जाती है 45, तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्राइस 50 से 45 हो चुकी है, मतलब देखा जाए तो 5 रुपये डाउन हो चुका है, क्योंकि मार्केट शायद करेक्ट हो गया होगा। मान लीजिए मार्केट डाउन हो गया तो यूनिट प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो यूनिट प्राइस कम हो गया, इसने अब इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसको 4500 का इन्वेस्टमेंट मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर प्राइस गिरने की वजह से इसको ये बेनिफिट हो गया कि इस बार इसको कम पैसे में ही उतने मतलब उतना 100 यूनिट इसको मिल गया है। यहाँ पे देखा जाए तो असल में हमारा जो सैम है उसका पोर्टफोलियो में भी लॉस दिखा रहा होगा। क्यों लॉस दिखा रहा होगा, क्योंकि इसने 50 रुपये का बाय करा था और 45 पर आ चुका है, मतलब 5 रुपये डाउन हो चुका है प्राइस, और इसके पास यूनिट है 100, तो 5 रुपये डाउन हो गया है। और आपके पास अगर 100 यूनिट है तो 5 × 100 यहाँ देंगे 500 रुपीज़ ऐसे लॉस हो रहा होगा। पर इसने क्या करा, अगले महीने इसने फिर से इन्वेस्टमेंट करा 45 रुपये पे और सेम यूनिट इसने बाय करा। इस बार इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है 4,500 रुपीज़।
अगले महीने मतलब 1 मार्च 2024 को ये फिर से इन्वेस्टमेंट करता है और इस बार प्राइस और ज़्यादा गिर जाती है क्योंकि मार्केट और ज़्यादा करेक्ट हो जाता है और इस बार प्राइस पहुंच जाती है 39 पर। ये तब भी 100 यूनिट बाय करता है और इसकी वैल्यू हो जाती है उस टाइम इन्वेस्टमेंट की 3900 रुपीज़, मतलब 3900। तो यहाँ पे मान लीजिए अब 3 महीने का हमने ये देखा है, यहाँ पर 3 महीने से देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट तो करेक्ट होता जा रहा है, मतलब गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइस भी गिरता हो जा रहा है। लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रखी है, हर महीने इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। 3 महीने बाद इसका क्या होगा, टोटल अब तक इसके पास कितने यूनिट होंगे, 300, हर महीने से 100 बाय करा था, और टोटल इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका होगा, तो इन सबको प्लस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टोटल वैल्यू निकल के आएगा 13,400 रुपीज़ के आसपास का। अब हम चेक करेंगे इसका एवरेज यूनिट कितना निकल के आया, मतलब उसका बाइंग एवरेज यूनिट कितना होगा। वो कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने निकाला है। इसके लिए क्या करा है मैंने, इसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है उसको डिवाइड कर दिया, इसके पास टोटल यूनिट कितने हैं, इससे ये निकल के आएगा उसके पास जो भी यूनिट है 300, उन 300 की हर एक यूनिट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो वो है 44.67। अगर आपको सिंपल मतलब मैं बताऊँ उसका, तो अगर मार्केट जो है अभी मान लीजिए 39 रुपीज़ पे आ चुके हैं, अगर मार्केट अब ऊपर जाना शुरू करते हैं, मतलब मान लीजिए मार्केट बढ़ना शुरू करेगा तो यूनिट प्राइस भी बढ़ना शुरू करेगा, और यूनिट प्राइस बढ़ना शुरू करेगा तो अगर जब भी यूनिट प्राइस हमारा 44.67 जो कि हमारी एवरेज बाइंग वैल्यू बन चुकी है, अगर उसको क्रॉस करते हैं तो इसको यानी कि सैम को यहाँ पर 44.67 से जैसे ही क्रॉस करेगा इसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जबकि इसकी यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वहाँ पे 50 रुपये की थी, मतलब इसने 50 रुपये में बाय करा था सामान को, लेकिन क्योंकि इसने बाद में उन चीज़ों को सस्ते पे भी खरीदा था इसलिए इसका एवरेजिंग बाइक जो वैल्यू है वो कम हो गई, 44.67 पे आ चुकी है। अब जब भी मार्केट अगर ऊपर बढ़ना शुरू करेगा और वो 44.67 को जैसे ही क्रॉस करेगा इसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 मार्च 2024 को उसने जो लास्ट बाय करा था, उसके बाद से मान लिया मैंने सेम मंथ है यहाँ पर 31 मार्च 2024 को, और 1 मिनट यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, 2024 को यहाँ पे क्या हुआ, इस बार यूनिट प्राइस मान लीजिए बढ़ गई मार्केट की, और बढ़ के कितना आ गया मार्केट पे, मान लीजिए बढ़ के आ गया मार्केट 45 पर आ गया। तो क्योंकि इसकी बाइंग वैल्यू एवरेज कितनी हो गई थी 44.67, मार्केट आ चुका 45 पे, तो अब इसको प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है क्योंकि 45 पर आ चुका है और इसकी एवरेजिंग बाइंग कितनी थी 44 पे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लगभग 0.33 के आसपास का इसको प्रॉफिट हो रहा है, 0.33 का, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये इसकी बाइंग वैल्यू है, ये इसकी सेलिंग वैल्यू होगी अगर बेचता है तो यहाँ पे 45 माइनस 44.7 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब इसकी जो करंट प्राइस के हिसाब से जो इसका MTM है, मानी मार्क टू मार्केट, जो इसका करंट वैल्यूएशन है स्टॉक्स के या फिर जो म्यूचुअल फंड्स है उसके, वो 13,500 के आसपास के हैं। इसकी एवरेजिंग बाइंग वैल्यू कितनी थी 44p, उसके हिसाब से इसके जो उसका जो एवरेजिंग बाइंग वैल्यू के हिसाब से उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 13,400 का। जब भी करंट MTM है वो है, MTM मतलब कि दोस्तों मार्क टू मार्केट, मतलब कि मार्केट के जब प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यू चेंज होता रहता है, तो चेंज वाली वैल्यू ये है 13,500। लेकिन इसने बाय जब करा था तो टोटल इसने पैसे दिए कितने थे, वो था 13,400, मार्केट ने बढ़ा के इसको 13,500 कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपये का। और यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब मार्केट नीचे गिरता है हम कंटिन्यूसली तब भी बाय करते रहते हैं, तो एवरेजिंग का बेनिफिट हो कि हमारे ये मिलता है फायदा कि जो हमने 50 रुपये पर खरीदा था, जो 45 पर खरीदा था, उसकी बाइंग वैल्यू कम हो जाती है, जिससे अब मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो वो 44.6 है, मतलब जो भी हमारी एवरेजिंग वैल्यू निकल के आई होगी उसको जैसे ही क्रॉस करेगा हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जबकि हमने बायकअप करा था 50 रुपये पे, हमारा 50 रुपये पहला बाय था, दूसरा बाय था 45 पे, लेकिन तब भी मार्केट क्रॉस करना जब शुरू करता है 44.67 को, तब भी हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जितना भी वैल्यू हमारा इंक्रीज होता रहेगा 44.67 से, मतलब कि एवरेजिंग बाइंग से जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 45 पर है मार्केट, अगर मार्केट बढ़ के मान लीजिए 50 पर आ गया तो उसका प्रॉफिट देखिए और बढ़ जाएगा 1600 का। लेकिन मान लीजिए मगर इसने 44.67 में क्रॉस नहीं करा, मान लीजिए 44.67 से कम रह गया, एवरेजिंग प्राइस से कम रह गया, तो क्या होगा, हम जानते हैं उसको लॉस होने वाला है। जहाँ देखिए मैंने 43 लिख दिया क्योंकि 44.67 एवरेजिंग बाइंग से कम है, तो इसका देखिए लॉस देखने को मिला 500 का। मतलब ये है कि जब भी इसका 44.67 मतलब कि जो भी आपकी एवरेजिंग वैल्यू निकल के आती है उसको क्रॉस करेगा तो भी आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये बेनिफिट होता है एवरेजिंग का कि हमारा जो एवरेज बाइंग वैल्यू वो कम हो जाती है, जिससे मार्केट जब वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो हमारा जल्दी ही हमारा जो लॉस था वो प्रॉफिट में शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट को बढ़ना भी होगा, अगर मार्केट बढ़ता ही नहीं है तो आपका ये कंटिन्यूसली लॉस नीचे की तरफ बढ़ता ही रहेगा, आप बाय करते रहेंगे लेकिन लॉस आपका और बढ़ता ही रहेगा, तो आपका लॉस बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए स्टॉक्स वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को ऐसे स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब एवरेजिंग तभी करनी चाहिए
जब उनको पता हो कि जो स्टॉक्स है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो शायद लॉन्ग टर्म में इंप्रूव करेगा अपने शेयर प्राइस को, वो बढ़ेगा, तभी उनको एवरेजिंग करना चाहिए। और जो म्यूचुअल फंड में करते हैं उनके लिए तो खैर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और म्यूचुअल फंड में क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पीछे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उन्हें कंटिन्यूसली हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे ऐसे देखा जाए तो इसने एक तरीके से SIP करी है, हर मंथ बाय करे जा रहा है, चाहे प्राइस कितना भी हो। इससे क्या बेनिफिट हुआ, जब मार्केट वापस बढ़ना शुरू होगा तो इसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर जो स्टॉक्स में पर्टिकुलरली एवरेजिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर वो सही स्टॉक्स को पिक नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल था हमारा राजू, जिसने कोई एवरेजिंग नहीं करी। मतलब क्या हुआ, जब इसने एक तारीख को 50 प्राइस जब यूनिट था, इसने 100 यूनिट बाय करा और जो वैल्यू थी उसकी 5000 हो गई, जैसे यहाँ पर था। सिमिलर इसने फर्स्ट टाइम सेम बाय करा, लेकिन इसको क्या करा, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, जब 50 यूनिट प्राइस 45 आ गई, इसने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। इसने बोला कि नहीं, मार्केट गिर रहा है, मैं अभी बाय नहीं करूँगा। मार्केट अगले महीने क्या हुआ, और गिर गया, प्राइस और कम हो गया, इसने तब भी बाय नहीं करा। इससे क्या हो रहा है, जब मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, ये बाय नहीं कर रहा है, तो इसके पास जो बाइंग वैल्यू थी वो 50 की ही रह गई, यूनिट जो थी वो 100 की ही रह गई, और वैल्यू कितनी थी उसकी 5000 की, तो वही की वही रह गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और उसको मार्केट जब तक गिरता रहेगा तब तक उसको और लॉस होता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसको प्रॉफिट होना कब शुरू होगा, जब मार्केट इसका ये 50 का प्राइस क्रॉस करेगा, तभी इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी बाइंग वैल्यू क्या है, 50 की है। जब ये हमने वही बाइंग वैल्यू को कम कर दिया बाय कर करके 44.67, जैसे ही मार्केट 44.67 को क्रॉस करेगा, सैम को होगा प्रॉफिट, लेकिन राजू को प्रॉफिट 44 पर नहीं। को जब तक 50 नहीं पहुंचता तब तक उसको प्रॉफिट होने को नहीं मिलेगा, उसे देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यही बेनिफिट है एक एवरेज वाले एवरेज जिसने एवरेजिंग करी हो पर्सन की इन्वेस्टमेंट की, और एक ऐसा पर्सन जिसने एवरेजिंग नहीं करी हो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब जब कोई थोड़ा एसेट्स हैं आपके पास जिसमें आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में हाँ वहाँ पे वेल्थ क्रिएट होता है, तो आपको एवरेजिंग करना चाहिए। जब भी मार्केट गिरे आपको और बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एवरेजिंग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देता है। लेकिन अगर आप ऐसे एसेट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे स्टॉक्स हो या पर्टिकुलरली या कुछ और हो गए जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आपको एवरेजिंग करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एवरेजिंग कर रहे हैं, वो फर्दर फ्यूचर में बढ़ने वाला है या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एवरेजिंग का बेनिफिट और एवरेजिंग का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है और आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल इसका आंसर ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट गिरता रहे, अगर आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं तो आप SIP को कंटिन्यू रखिए। एवरेजिंग आपका ऑटोमेटिक होता है हमारे SIP के थ्रू, मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली खुद से करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेजिंग किस तरह से काम करता है, इसका बेनिफिट क्या है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। सभी सवालों का जो आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।